ये केस में लास्ट पॉइंट। सर आपने फॉर्मूलाज लिखवाए थे और सर उन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे सर आपने 2 क्वेश्चन करवाए थे। 2 नहीं सर, आपने एक ही क्वेश्चन करवाया था बस। मैंने मतलब फॉर्मूला लिखवाया है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। तो हाँ मुझे जहां तक याद है मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपको ये कुछ फॉर्मूला बताया होगा कि अगर मान लो ये दो बॉडीज हैं ए और बी, ए और बी, और ये बॉडी वी ए से जा रही है और ये बॉडी वी बी से जा रही है, तो इस केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया होगा कि अगर मैं किसी एक बॉडी पे बैठ जाऊं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, अगर मैं ऑब्जर्व करूं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे हम। अगर यस दो सर। बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा द डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटीज, और अगर दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा सम ऑफ द टू वेलोसिटीज। मतलब हम अगर यही दो बॉडीज, ये इधर जा रही हो और ये इधर जा रही हो, ये ए और ये बी, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी वुड बी द सम ऑफ टू वेलोसिटीज, दैट इज वी ए प्लस ऑफ वी बी, है ना। जी तो रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर आपकी दो बॉडीज हैं एंड इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब सब्ट्रैक्ट करिए, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड करिए। अच्छा, इसमें नेक्स्ट केस ये भी बताया होगा सर आपको कि अगर मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, अब इसको प्लेटफॉर्म कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, प्लेटफॉर्म कह लीजिए या वुडन बोर्ड कह लीजिए या प्लैंक कह लीजिए, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और ये वाला प्लेटफॉर्म कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, लेट द प्लेटफॉर्म हैज अ वेलोसिटी विद टू द ग्राउंड, और इस पर कोई इज अ मैन, राइट, देयर इज अ मैन, और ये जो मैन है ये प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ मैन इज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। तो अगर मुझे इस मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? अब मुझे नहीं पता, कि मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया या नहीं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का मतलब एक मूविंग बॉडी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो कि कोई ट्रेन चल रही है और उस चलती हुई ट्रेन पे कोई दौड़ रहा है, मतलब ट्रेन की छत पे कोई दौड़ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, और जो दौड़ने वाला है उसकी वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में गिवन है और ट्रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो दौड़ने वाले की वेलोसिटी मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो सर कैसे करेंगे? हाउ वी विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड? यही बेसिक पॉइंट है। तो इस केस में याद रखो बेटे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to the platform is equal to velocity of man with respect to the ground minus the velocity of platform with respect to the ground। मैंने आपसे ये बोला था कि whenever you have velocities और उसमें आपको ये मेंशन नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑलवेज रिमेंबर कि दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी जब भी आपको दी होती है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन होती है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to the ground will be equal to velocity of man with respect to the platform प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये होगा सर, ठीक है। अगर किसी चलती हुई बॉडी पर कोई बॉडी के डायरेक्शन में ही चले तो उस केस में दोनों की वेलोसिटी को आप ऐड कर देंगे। देखो बेसिक सा पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये भी है बेटे कि अगर ये बॉडी इसके साथ चल रही है, ये बॉडी जिधर जा रही है उधर ही ये भी जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर वेलोसिटी सपोर्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि दोनों ऐड होगी, है ना, मतलब एक दूसरे की वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है। बेसिक पॉइंट ये है सर। लेकिन अगर इस केस में अगर मान लो आप, अगर इस केस में आप मान लो कि आपकी बॉडी है, ये प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म इधर जा रहा हो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और इस प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा इधर जा रहा हो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, राइट। तो इस केस में व्हाट विल बी द वेलोसिटी? तब देखो जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो वेलोसिटी की हम बात करें तो अगर इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को हम देखें ऑपोजिट है, तो अगर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो दिस डायरेक्शन शुड बी टेकन एज नेगेटिव,
अब अगर मैं इस केस में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव साइन. Why with a negative sign? Because this direction I am taking it as negative will be equal to velocity of man with respect to the ground minus a velocity of platform with respect to the ground. So velocity of man with respect to the ground would be equal to minus of velocity of man with respect to the platform plus of velocity of platform with respect to the ground. ये आएगा सर. ठीक है, समझ रहे हो आप? ये आएगा सर. ये क्यों आएगा? इसका मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बोथ द बॉडीज आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. दोनों जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रहे हैं. ठीक है तुबा? तो इसलिए ये जो वेलोसिटी होगी इस केस में, ये वेलोसिटी क्या होगी? दोनों का डिफरेंस होगी. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी मूविंग बॉडी पे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चल रहे हैं तो हमारी जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी द सम ऑफ द टू वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. और अगर हम किसी बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी द डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. अच्छा, दूसरी बात, अगर इसी में दूसरे केसेस आप अज्यूम कर सकते हैं. अगर मान लो सर ये रिवर है, सुबह ये सारी बातें क्लियर है आपको? ये बताया या नहीं बताया? ठीक है. अगर ये मान लो ये रिवर है, अब देखो जो केस हमने प्लेटफॉर्म के केस को कंसीडर किया वैसे ही यहाँ पर भी होगा. ये मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है और ये आपका बोट है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. मतलब आपके बोट की वेलोसिटी, ये बोट भी हो सकता था, ये स्विमर भी हो सकता है. तो देखिए बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में आपको गिवन है और रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको गिवन है. और आपसे ये जो केस है, दिस केस इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर रिवर फ्लो कर रही है उधर ही आपका बोट भी मूव कर रहा है. या आप ये भी कह सकते हो कि जिधर रिवर फ्लो कर रही है उधर ही आपका स्विमर भी स्विम कर रहा है. तो इसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं. तो अगर डाउन स्ट्रीम का केस है तो देखो बेटे ये वही केस हुआ ना कि जिधर प्लेटफॉर्म जा रहा है उधर ही उस पे जो मैन है वो भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है. तो प्लेटफॉर्म और मैन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. ये वही वाली बात है. तो इस केस में अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड चाहिए तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे? भाई अगर हम रिवर की वेलोसिटी की डायरेक्शन में चलें तो ऑब्वियस सी बात है कि नेट वेलोसिटी जो होगी वो हमारी दोनों का सम होगी. क्यों? क्योंकि हम रिवर के मोशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए हमारी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? ऐड हो जाएगी बिकॉज बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर. ठीक है. अब देखिए दूसरा केस है अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम का क्या मतलब है? मान लीजिए ये रिवर अपना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. और ये वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. और ये जो है आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. अब बेटे ये दोनों डायरेक्शन सेम तो नहीं है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गई. ये अगर मैं नेगेटिव मान लूं, मैं इसको पॉजिटिव मान सकता हूं या वाइस वर्सा. तो अगर मुझसे कोई पूछ ले सर इस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना होगा, तो आपको नहीं लगता माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड? क्यों? क्योंकि ये सेम केस है. देखो अगर ध्यान से, ये सेम टू दिस केस है या नहीं है? डिड यू अंडरस्टैंड तुबा? Yes, sir. I understand. ओके, फॉर्मूला लिख लीजिए सारे के सारे आप. Okay, sir. Yes, sir. हो गया. ओके. अब देखो मेरी बात समझना कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये जो मैंने अभी आपको बताया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इस अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे एक क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं. ठीक है. आई विल गिव यू वन क्वेश्चन या वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन अगर आप कह लें.
अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के केस में एक क्वेश्चन का डिस्कशन सुनिए, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप क्वेश्चन सुनिए, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट, बट पहले सुनिए। सर, मान लो किसी रिवर में एक बोट चल रही है और उस बोट ने किसी पॉइंट पे जाके एक राफ्ट को क्रॉस किया। मान लो सर ये आपकी बोट है, ये बोट है, ये अपनी, एंड दिस बोट क्रॉसेस अ राफ्ट एट अ पॉइंट। मेरी बात समझो, ये बोट चल रहा है नदी में और इसने किसी पॉइंट पे जाके एक राफ्ट को क्रॉस किया। तो मैं बेटे क्या नाम है, तूबा, मैं राफ्ट तो नहीं बना सकता, आपको राफ्ट का कुछ आइडिया जरूर होगा। राफ्ट आपको याद है? राफ्ट आपको पता है? राफ्ट ये तो याद है। अगर आप, हाँ, तो ड्यू का अगर आपने ऐड देखा होगा तो डर के आगे जीत है, वो चप्पू जिसमें चलाते हैं, तो बेसिकली राफ्ट होता है ना। राफ्ट का अपना कोई इंजन नहीं होता, इस बात को याद रखना है। राफ्ट का अपना कोई इंजन नहीं होता। बोट तो आपको, बोट जो होता है ना, बोट वो तो दो तरह का होता है। एक तो जो पहले टाइम पे यूज होता था, जिसको हम सिंपली नाव कहते हैं, उसमें कोई इंजन नहीं होता है। बट अब जो मॉडर्न बोट्स आते हैं उसमें इंजन वाले बोट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोट में तो इंजन हो सकता है, बट राफ्ट में कोई इंजन नहीं होता। इसका मतलब कि अगर आप किसी राफ्ट को पानी पे रख देंगे ना, और राफ्ट अगर चल रहा है पानी पे, तो राफ्ट की वेलोसिटी उतनी ही होगी जितना पानी की फ्लो वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये बात वैसे ही है कि अगर आप कोई कागज की नाव बनाए, पेपर का नाव बनाए, पेपर का, और उसको आप पानी पे रख दें, अगर वो कागज का नाव, पेपर से जो आपने नाव बनाया है, अगर वो पानी पे चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी अपनी तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उसी वेलोसिटी से चलेगा जिस वेलोसिटी से पानी उस पॉइंट पर फ्लो करेगा, उसी वेलोसिटी से वो चलेगा। क्लियर है? तो बेसिकली यही कहानी है। तो खैर, तो ये देखो, ये बोट किसी पॉइंट पे एक राफ्ट को क्रॉस करता है, मतलब उसको रास्ते में एक राफ्ट मिला, मतलब ओवरटेक करता है, बेसिकली ऐसा समझो। मान लो ये पॉइंट ए है जहां पर उसने राफ्ट को क्रॉस किया, और ये बोट चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कितनी देर तक चला? सर ये 60 मिनट्स तक चलता रहा। क्रॉस करने के बाद it continued to move, boat continued to move for a total time of 60 minutes. Then this boat took a turn, ये वापस आने लगा। जब ये वापस आने लगा तो इसको फिर से वही राफ्ट दिखाई दिया, ठीक है, द सेम राफ्ट, he met with the same raft, right? उसी राफ्ट के को देखा उसने, कहां पर? जहां पर उसने क्रॉस किया था पहली बार, वहां पर उसको ये राफ्ट नहीं दिखाई दिया। अब उसको जो ये राफ्ट दिखाई दिया वो एक नए पोजीशन पे दिखाई दिया। लेट मी कॉल दिस पोजीशन एज बी। मान लो ये पोजीशन बी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिस इज 6 किलोमीटर। मतलब जहां पे उसने पहली बार राफ्ट को क्रॉस किया था और जहां पर वो अब राफ्ट को क्रॉस करेगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 6 किलोमीटर। क्लियर है? इसका मतलब जहां पे पहले राफ्ट था वहां पर अब नहीं है, वो एक नए पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब जितनी देर में बोट यहां से यहां गया है और फिर यहां से यहां लौटा है, ठीक है, जितनी देर में यहाँ से यहाँ गया है 1 घंटे में, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लौटा है, लौटा कितनी देर में वो टाइम हमें नहीं पता। तो मान लो कि कुछ टाइम तक लौटा वो, मतलब 60 मिनट्स तक वो आगे गया। मान लो जस्ट फॉर द सेक के 20 मिनट्स तक पीछे आया, तो 60 + 20 80 मिनट्स। तो इस 80 मिनट्स में मैं ये कह सकता हूँ कि राफ्ट कहाँ से कहाँ गया है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। तो आपको सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, ये सिचुएशन दी गई है और आपसे पूछा गया कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आपको, आई होप आपको क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक मोटर बोट है जो एक किसी पोजीशन पे राफ्ट को क्रॉस करता है, और राफ्ट को क्रॉस करने के बाद रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। 60 मिनट्स के बाद, 60 मिनट के बाद वो रिटर्न होता है। रिटर्न होता है तो कुछ समय चलने के बाद उसको फिर से वही राफ्ट दिखाई देता है जिसको उसने क्रॉस किया था। बट इस बारी वही राफ्ट जो उसको दिखाई दे रहा है वो एक नए पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, और राफ्ट की जो ये नई पोजीशन है वो पुरानी वाली पोजीशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और आपको ये मानना है कि बोट की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली फिक्स्ड है। अब मैं आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है तुबा? यस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखिए बेटे।
a motorboat going downstream crosses a raft. A motorboat going downstream crosses a raft at point A. A motorboat going downstream crosses the raft at point A. At point A. हो गया सर. 60 minutes later, 60 minutes, 60 मिनट के बाद, 60 minutes later, 60 minutes later, it turned back. It turned back, and after some time passed, 60 minutes later, it turned back, and after some time passed, after some time passed, the raft at a distance 6 kilometers from the point A. देख लिया? At a distance 6 kilometers from point A. After some time passed, सर लिख लिया. ठीक है? At a distance 6 kilometers from point A, find river velocity. Find river velocity. यस सर, नोट हो गया. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए. मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि पहली बार उसने राफ्ट को क्रॉस किया पॉइंट ए पर, उसके बाद जब लौट रहा है तो उसको फिर से वही राफ्ट मिला है, बट एट अ न्यू डिस्टेंस विच इज 6 किलोमीटर. तो देखो बेटा, एक बात समझो, सिंपल सी बात. अगर मैं राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सिर्फ राफ्ट के लिए बात करूं, ध्यान से सुनना, फॉर राफ्ट, तो मैंने आपसे ये कहा है कि राफ्ट की ना कोई अपनी स्पीड नहीं होती है भाई. वो बात बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपने उसको पानी पे रख दिया है, तो पानी पे रख दिया तो उसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी वही होगी जो पानी की वेलोसिटी होगी. तो एक बात सोचो, अगर मान लो मैं आपसे कहूँ 60 मिनट, 60 मिनट्स का मतलब दूसरा मतलब होगा कि इज इक्वल टू 1 आवर. और जब ये राफ्ट लौट रहा है तो यहाँ पर जो टाइम है, मान लो कि वो टी टाइम तक लौटा, क्योंकि लौटने का समय हमें गिवन नहीं है. जा गया है कितनी देर तक, 60 मिनट्स तक गया है, 60 मिनट्स तक गया है, ये हमें गिवन है. बट वो लौटा कितनी देर तक है वो हमें गिवन नहीं है, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो उस टाइम को हम टी मान लेते हैं. और बेटे, इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो रिवर है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर मान लो इधर फ्लो कर रही है, तो रिवर एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी. रिवर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. देखो, बोट के वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका रिवर्स हो गया ना. बोट पहले रिवर की डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो बोट रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो इसका मतलब है कि बोट की वेलोसिटी रिवर्स हो गई है, बट आपके रिवर की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है. ठीक है, रिवर की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया. रिवर का जो डायरेक्शन था वही रहेगा, मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का था वो वही रहेगा. तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बोट की वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा. आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको. तो देखो, राफ्ट के लिए अगर मैं बात करूं, तो मैंने राफ्ट के लिए कहा है कि उसकी वेलोसिटी ऑफ राफ्ट is nothing but is equal to velocity of river with respect to the ground. तो बेटे, एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि राफ्ट ने 1 प्लस टी आर टोटल टाइम, 1 आवर यहाँ प्लस ऑफ टी आवर्स, है ना,
ये टोटल टाइम 1 + t आवर में जो राफ्ट ने डिस्टेंस कवर किया वही तो 6 किलोमीटर है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राफ्ट इन 1 + t आवर्स इज इक्वल टू 6 किलोमीटर कह सकता हूँ या नहीं? क्या मेरी बात समझ में आई तुबा? क्योंकि भाई जितनी देर में बोट आगे गया, फिर से मैं बताता हूँ बेटा, ये सोच के देखो, ये बोट यहाँ से यहाँ गया 1 घंटे तक, फिर यहाँ से यहाँ लौटा, तब उसको जाके इस बोट ने फिर से इस राफ्ट को देखा, और कहाँ पर देखा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। कितनी दूरी पर देखा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी देर में बोट यहाँ से यहाँ गया है, फिर जितनी देर तक वो लौटा, मान लो कि अगर बोट यहाँ से यहाँ गया, वो गिवन है टाइम 1 आवर तक, फिर उसके बाद लौटा, तो लौटने के बाद कुछ टाइम तक वो चला ना बोट, बोट कुछ टाइम तक चला, कितनी देर तक चला वो हमें गिवन नहीं है, मान लो टी टाइम तक चला, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बोट टोटल कितनी देर तक चला, तो 1 + t आवर्स। और इस 1 + t आवर्स में के बाद उसको बोट, ये जो राफ्ट है वो कहाँ पर दिख रहा है बोट को, तो राफ्ट उसको दिखाई दे रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। इसका मतलब जितनी देर में बोट ने डिस्टेंस कवर किया होगा, उतनी देर में राफ्ट ये 6 किलोमीटर आगे बढ़ गया होगा, तभी तो उसको नए पोजीशन पे मिला। नहीं, ये बात समझ में तुबा? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? यस सर, हो गया ये पॉइंट क्लियर। पक्की बात ना? यस सर। ठीक है, अब देखो, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द राफ्ट है, दिस कैन इवन बी रिटन एज 1 + t इज द टोटल टाइम multiplied by the velocity of the raft, which is nothing but equal to velocity of river with respect to the ground, and this total distance that is covered by the raft is equal to 6 kilometer. मतलब डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, आपको मालूम है कि इज बेसिकली डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 1 + t मल्टीप्लाइड बाय VRG। ये राफ्ट के लिए मैंने निकाला है, ये राफ्ट का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी 1 + t इनटू वेलोसिटी ऑफ द राफ्ट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। अब दूसरी बात आप समझो, बोट के लिए चलो बात करते हैं। बोट के लिए तो बोट बेटा पहले उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर रिवर जा रही है, और बाद में देखो ये रिवर अभी भी इधर ही जा रही है, बट बाद में बोट की जो वेलोसिटी है, बोट की वेलोसिटी वो तो उलट गई ना। तो बोट के साथ दो केसेस है, पहले उसका जो मोशन है वो डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि रिवर की डायरेक्शन में वो जा रहा है, और उसके बाद का जो मोशन है वो अप स्ट्रीम है, मतलब रिवर के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मानते हो? पहले बोट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रिवर, और उसके बाद इट इज गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर। इज इट क्लियर तुबा? यस सर। तो देखो, अगर मैं बोट के लिए बात करूं, फॉर बोट, ध्यान से सुनना, velocity of boat with respect to the ground is equal to velocity of boat with respect to the river प्लस ऑफ velocity of river with respect to the ground। किस केस में? डाउन स्ट्रीम में। ये डाउन स्ट्रीम के केस में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी ना। ठीक है, अच्छा, इस स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो इस केस में अगर डाउन स्ट्रीम में मैं डिस्टेंस ऑफ बोट लिखूं, डिस्टेंस ऑफ बोट, तो मैं ये कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है? 1। इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय 1। डिड आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई? डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब कि रिवर की डायरेक्शन में, अगर वो रिवर की डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतनी है सर। और कितनी देर तक चला है? 1 आवर तक चला है। तो रिवर बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर दिया मैंने, तो ये डिस्टेंस आ गया बोट का जो उसने कवर किया है इन डाउन स्ट्रीम। अच्छा, इसी बोट के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अप स्ट्रीम में। भाई अप स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ कि जब लौट रहा है वो, तो नदी तो अभी भी इधर ही जा रही है, बट बोट लौटने लगा है, बोट की जो वेलोसिटी है, बोट की वेलोसिटी वो अपोजिट हो गई ना, इधर हो गई। नदी तो अभी भी उधर ही फ्लो कर रही है, बट जब वो लौट रहा है तो रिवर की वेलोसिटी वही रही, बट बोट की वेलोसिटी अपोजिट हो गई, तो दोनों का डिफरेंस आप लेंगे, समझ रहे होंगे शायद आप। और कितनी देर तक लौटा है?
तो वो लौटा है टी टाइम तक। तो मैं इस केस में डिस्टेंस को कैसे लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ बोट, पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय टी लिख सकता हूँ यानी। इन दोनों बातों को तुबा अच्छे से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। अच्छे से देखो पहले, और देख के मुझे बताओ कि कहां पर आपको क्या नहीं समझ आया। सर ये सेकंड पैरा नहीं समझ आया। चलो फिर से सुनो बेटे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जब लौटने वाला केस लोगे ना आप बोट का, तो नदी तो अभी भी इधर ही फ्लो कर रही है, बट बोट तो आपका लौट रहा है। अब बोट की वेलोसिटी इधर हो गई है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब मुझे बताइए कि बोट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट हो गई? ऑफ कोर्स अपोजिट है। यस अपोजिट हो गई। तो अपोजिट डायरेक्शन में बेटे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना नेट जी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली वही करा। अब यहाँ चले, हमने क्या किया, हमने वही करा, वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और मुझे डिस्टेंस चाहिए था। तो मुझे एक बात मालूम है कि वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिस्टेंस निकल आएगा, विच इज कवर्ड बाय द बोट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। अब हजम हुआ है? जी। जबरदस्ती बोल रही है तुझी, तुझे नहीं समझ आ नहीं सर हो गया, वो रहा? उस अच्छा टाइम समझ ठीक में है, नहीं आया था। ठीक है। अब मेरी बात बताइए, एक बात बताइए बेटे, मुझे एक बात समझाइएगा। ये डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, मान लो इस डिस्टेंस का नाम d1 है, और ये वाला डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, मान लो इसका नाम d2 है। इन दोनों को का डिफरेंस ले लूं तो वो यही तो होना चाहिए। देखो तो जरा सा, पहले समझ लो इस बात को। सर इस टोटल ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, इस टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वही तो 6 किलोमीटर के बराबर आना चाहिए। देखो तो, क्योंकि बोट यहाँ से चलना शुरू हुआ था। तो भाई एक बार हाँ ना बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा। अब सवाल ऑलमोस्ट डन है। जी सर अगर मैं आपसे कहूँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक गया, मान लो 10 किलोमीटर गया और फिर लौटा, तो फिर लौटा मान लो ये 4 किलोमीटर लौटा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो 6 किलोमीटर आएगा ना। जी सर। ठीक है, तो आप देखिए इसी तरह से बोट जाने में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है और फिर लौटने में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकाल लूंगा तो वो 6 किलोमीटर के बराबर है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 6 इज नथिंग बट इज इक्वल टू VBR, velocity of boat with respect to the river plus of velocity of river with respect to the ground, जाने का डिस्टेंस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये हमारा जो होगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 6 किलोमीटर। यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, ताकि मैं आगे फाइनली अब इसको सॉल्व कर सकूं। ओके।
यस सर, हो गया। अब देखिए, आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए। द फर्स्ट इक्वेशन विच यू हैव गॉट फॉर द राफ्ट, क्योंकि उस इक्वेशन को भी देखिएगा तो उसके लेफ्ट साइड पे 6 किलोमीटर लिखा हुआ है, और उसके बाद इस वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करिए, क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड पे 6 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं बाई इक्वेटिंग 1 and 2, 1 and 2, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे बच्चे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि राफ्ट के लिए जो आपको डिस्टेंस दिख रहा था वो था वी अब वी आर ऑलमोस्ट डन, तो वी आर जी मल्टीप्लाइड बाय 1 + t इज इक्वल टू वी बी आर प्लस ऑफ वी आर जी। ये मैं साथ साथ मल्टीप्लाई भी करके लिखूंगा। यहाँ देखो, ये माइनस है, यहाँ टी है और यहाँ वी बी आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वी बी आर मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस ऑफ वी आर जी मल्टीप्लाइड बाई टी। ऐसा कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में दोनों के 6 लिखा हुआ है। तो इफ यू इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, व्हाट विल यू गेट? अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो। इसको भी हम लिख सकते थे, ये वाला जो इक्वेशन है इसको भी हम लिख सकते हैं वी आर जी प्लस ऑफ वी आर जी मल्टीप्लाइड बाई टी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो वी आर जी टी कैंसिल हो जाएगा, वी आर जी से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा वी बी आर इज इक्वल टू वी बी आर मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, तो वी बी आर से वी बी आर उड़ गया, टी की वैल्यू 1 आ रहा है। ये हमें नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिवर की वेलोसिटी। अभी हमने क्या निकाला? वो जो लौटने वाला टाइम था ना तुबा, तो लौटने वाला टाइम जो हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना आ रहा है? वो भी 1 आवर आ रहा है। मतलब जा रहा है बोट, अगर 1 आवर तक गया था तो लौटा भी 1 आवर तक ही है, तब जाके उसको फिर से राफ्ट मिला है नए पोजीशन पे। तो खैर, अब रिवर की वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ टाइम, आई कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ टाइम इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो मान लो मैं आपसे कहता हूं कि पुट टी इन इक्वेशन 1, फर्स्ट जो इक्वेशन आपकी थी राफ्ट वाली, उसमें रख दो या सेकंड में रख दो, आपकी मर्जी है। तो 6 कैन बी रिटन एज वी आर जी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑफ टी। ठीक है, यही इक्वेशन थी ना, तो टी की जगह आप क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी आर जी वुड बी इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट, सॉरी, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये रिवर की वेलोसिटी आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, आ गया है समझ में। थक गई आप, बोर हो गई हैं, सब नहीं समझ आ गया आपको? अच्छा ठीक है, यस तो मैं इसको इरेज करूंगा, नोट करिए जल्दी से। सर, नोट कर लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। आफ्टर यू हैव डन दिस, अब मेरी बात सुनिए। तो ये बेसिक फॉर्मूला था। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के बस इसलिए लिया ताकि आपको मैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बता सकूं। बेसिकली इसमें कुछ नहीं करा है मैंने, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बताने का ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिस पर आपको बात करी गई है। आप इसको फिर से बैठ के आराम से फुर्सत में देखिएगा कि क्या किया गया इस पूरे क्वेश्चन में। एनीवेज, मूविंग ऑन। अब देखो, जिस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, वैसे ही हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली हम रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और रिलेटिव पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हम इस पे बात करेंगे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब अगर मोशन एक्सेलरेटेड हो तो उस केस में एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो बेटे, जो कॉन्सेप्ट आपकी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए है वही कॉन्सेप्ट रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए है। कॉन्सेप्ट इज रिमेन सेम। ठीक है, क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मान लो कि ये कोई बॉडी मान लो, ये दूसरी कोई बॉडी मान लो इसका नाम है P, इसका नाम है Q। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और इसका एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एज शोन। ठीक है, अब अगर हम किसी एक बॉडी पे बैठ जाएं, मान लो इफ आई एम सिटिंग ऑन दिस बॉडी, राइट? बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि किसी एक बॉडी को आप अपना ऑब्जर्वर बना लो। यही बताया था मैंने लास्ट डे, अगर आपको याद हो। तो सर, अगर हम P का एक्सेलरेशन Q के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो अभी भी यही करेंगे सर, एक्सेलरेशन ऑफ P माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ Q। यही आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए भी करा है। अच्छा, अगर मान लो कि एक्सेलरेशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ Q माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ P।
ठीक है, तो यही आपका कॉन्सेप्ट रहेगा रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होगा द डिफरेंस ऑफ टू एक्सेलरेशंस। क्लियर है? अच्छा, अगर ये दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चले, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, एंड दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, मान लो ये ऐसे और ये ऐसे, एंड दे मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये पी बॉडी, ये क्यू बॉडी, तो इस केस में क्या लिखोगे बेटे आप? सबसे पहली बात, ये वाला अगर एक्सेलरेशन निगेटिव माना जाए तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए अगर एक को नेगेटिव मानोगे तो दूसरे को पॉजिटिव मानना होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा सर, अगर इस केस में हम बात करें तो इस केस में हम फाइनली ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, मतलब पी का एक्सेलरेशन क्यू के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो मैंने बार बार आपको बोला है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब या रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है? बेसिकली जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो ना एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, मतलब जो ऑब्जर्वर है आपका, उसकी वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या मतलब? यहाँ पर हम p की वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ p, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू q, ये q के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। p का एक्सेलरेशन हम q के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो हमारा ऑब्जर्वर कौन है? q है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ q, ठीक है? बट एक्सेलरेशन ऑफ q विल इटसेल्फ बी अ नेगेटिव, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, q का एक्सेलरेशन हमने नेगेटिव लिया है, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p प्लस एक्सेलरेशन ऑफ q। वही कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई सिंपल सा, अगर मैं सिंपल पॉइंट या सिंपल स्टेटमेंट वाइज अगर मैं कहूँ तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि भाई अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो या रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो, उसके लिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो चाहे रिलेटिव वेलोसिटी निकालो या रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो, उसके लिए आप ऐड करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसी में अगर ऐसे बोला जाता कि एक्सेलरेशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p, अगर ऐसे बोला जाता कि q का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू p निकालो, तो क्या करते? तो सर आप अब आपका ऑब्जर्वर कौन है? p है, तो p का एक्सेलरेशन हम सब्ट्रैक्ट करते, तो हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ q माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ p। बट एक बात साथ साथ हमें याद रखनी है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ q बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ये निगेटिव है, तो इसके साथ भी निगेटिव साइन लगेगा, मतलब अल्टीमेटली ऐड होगा, है ना? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है कि रिलेटिव वेलोसिटी हो या रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है कि हम ऐड करते हैं अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो टू फाइंड द रिलेटिव एक्सेलरेशन, और सब्ट्रैक्ट करते हैं फॉर द सेम डायरेक्शन टू फाइंड द रिलेटिव एक्सेलरेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? अच्छा, फाइनली आई कैन सी कि रफीकुद्दीन खान, अब आपका माइक सेट कनेक्टेड है, तो रफीक भाई आपसे बात होनी चाहिए क्योंकि आप कनेक्टेड तो बहुत देर से हैं, बट आपका हेडसेट कनेक्टेड नहीं था, माइक कनेक्टेड नहीं था, तो इसलिए मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा था। रफीकुद्दीन साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा कि नीट की तैयारी कर रहे हैं आप? हेलो, रफीक, मॉर्निंग सर। हाँ हाँ जी, नीट की तैयारी कर रहे हैं सर आप? मॉर्निंग सर। यस। यस, इस बार का नीट दिया था आपने? नहीं सर, 12th कंप्लीट इस साल हुआ है। तो कोई बात नहीं, 12th के वाले साल भी तो दे सकते हैं, तो थोड़ी नहीं दे सकते नहीं, मतलब। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं अच्छा, आप किया। ठीक है, आपने नहीं दिया था। क्वेश्चन पेपर देखा था इस साल का? यस, देखे थे सर। बहुत कठिन था क्या? हाँ, उतना समझ में भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी जो मैंने ये रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बताई, ये समझ आया है आपको कि मैंने क्या बोला है? ये तो आया, वो पूरा 100% नहीं है। 100% नहीं आया? नहीं सर। ये जो अभी लिखा है मैंने क्वेश्चन, आपको भले नहीं समझ में आया होगा, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, ये वाला 100% नहीं समझ में आया, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, यस सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको दूसरे तरीके से यही बात समझा रहा हूँ, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आई बात अभी भी 100% या नहीं, ठीक है? आप मुझे एक बात बताओ रफीक,
तूबा आप जब तक नोट कीजिए, मैं थोड़ी सी बात रफीक साहब के साथ कर लूं जब तक आप नोट करिए। रफीक भाई मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे हूँ और आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और आप मान लीजिए आप मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हैं और मैं आपका पीछा कर रहा हूँ विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो मेरे लिए आपकी जो वेलोसिटी होगी वो 20 होगी या 10 होगी? सोच के देखो, क्योंकि आप 20 से भले जा रहे हो बट मैं भी तो आपका पीछा कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए आपकी वेलोसिटी 20 नजर आएगी या 10 नजर आएगी? 20 नजर आएगी। नहीं, फिर से सोच के देखो। ऐसा समझो कि रफीक आपके पास 1000 रुपए है मान लो, और मेरे पास 800 रुपए हैं, तो मेरे लिए तो मेरे से तुम कितना ज्यादा हो? 200 रुपये ज्यादा। 200 रुपए ज्यादा है। तो मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि तुम मेरे से 1000 रुपए ज्यादा हो, तुम मेरे से 200 रुपए ज्यादा हो, है ना? और अगर कोई एक और बंदा हो, मान लो कोई एक अननोन बंदा है, एक्स बंदा नंबर एक्स, इसके पास 0 रुपया है, कुछ भी नहीं है इसके पास, तो उसके लिए आपके उसके रेस्पेक्ट में आपके पास कितने पैसे हैं? 1000 रुपए हैं। उसके रेस्पेक्ट में तो 1000 है, 1000 बट रुपये मेरे, है। है ना, बट मेरे रेस्पेक्ट में तो 800 आपके रुपये पास में सिर्फ 200 रुपये। मेरे रेस्पेक्ट में तो आपके पास सिर्फ मुझसे 200 रुपए ज्यादा है, ठीक है, यही तो हुआ। सिमिलरली अब इस बात को समझो कि आप चल रहे हो विद अ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मैं आपका पीछा कर रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप मुझे एक बात बताओ कि मेरे लिए आपकी आपकी वेलोसिटी 20 नजर आएगी या सिर्फ 10 नजर आएगी? क्योंकि 10 से तो मैं भी सिर्फ 10 नजर आएगी ना, क्योंकि 10 से मैं भी तो चल रहा हूँ, तो मैं जितने से चल रहा हूँ उतनी वेलोसिटी तो आपकी नजर नहीं आएगी मुझे, है ना? जितनी से मैं नहीं चल रहा हूँ वो वेलोसिटी आपकी नजर आएगी। तो ये बेसिकली कैसे पता चला? जितने से मैं चल रहा हूँ और जितने से आप चल रहे हैं, इन दोनों वेलोसिटी का अगर मैं डिफरेंस ले लूं, मतलब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो वेलोसिटी आएगी वही रिलेटिव कहलाएगी। मतलब ए और बी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्ट कितना है? 10। ठीक है, अगर मान लो मेरी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड होती और आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होती, तो कैसे निकालते रिलेटिव? तो हम क्या करते, फिर से सब्ट्रैक्ट कर देते। और लॉजिकली अगर मैं आपसे कहूं, लॉजिकली पूछूं, तो लॉजिकली आप कह सकते हो कि आपके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी ऑलरेडी 15 है, तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 ही का तो है। इसका मतलब बेटा, इस पूरी कहानी का बस एक मतलब है, पूरी कहानी का ये मतलब है कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाए तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की जो वेलोसिटी नजर आती है ना, वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है। मतलब अगर दो बॉडी है सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो एक पे बैठ के अगर मैं दूसरे को देखूंगा तो एक के रेस्पेक्ट में जो दूसरे की वेलोसिटी नजर आएगी वो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। और वो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तब है ना, ये तब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर यही दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, मतलब ये ए इधर जा रहा हो और बी इधर जा रहा हो ऑपोजिट, तो इस केस में एक के रिस्पेक्ट में एक पे बैठ के दूसरे को अगर मैं देखूं, तो एक पे बैठ के दूसरे को देखने पर उसकी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी रफीक भाई? ऐड करेंगे। ठीक है, तो वही काम हम एक्सेलरेशन के साथ भी करते हैं जो वेलोसिटी के साथ करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि एक्सेलरेशन मतलब एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर आप सेम डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, और ऐड करेंगे अगर आपकी दोनों बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? ओके। फॉर्मूला नोट करिए, मैं आगे बात करता हूँ। यस सर, नोट हो गया। ठीक है बेटे, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं आपसे ये कहूं, रफीक जल्दी से नोट करना, रफीक नोट करके मुझे बताओ। कर लिया नोट रफीक? या सर हो गया।
अब मेरी बात सुनिएगा, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर आप ये एक बॉडी ले लें, ये दूसरी बॉडी ले लें, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाए और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाए और इसको मान लो ए कह लो, इसको बी कह लो, तो एक्सेलरेशन आप मान लो कि मैं एक्सेलरेशन ए का निकालना चाहता हूँ बी के रिस्पेक्ट में। भाई किसी का एक्सेलरेशन निकालोगे तो किसी के रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हो, मतलब ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड पे बैठ के आप नहीं देख रहे हो। मान लो कि आप किस पे बैठ गए, बी पे, और बी पे बैठ के आप ए को देख रहे हो, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो किस पे बैठे हैं रफीक, हम किस पे बैठ के किसको देख रहे हैं? इमेजिन करो, बी पे बैठ के हम किसको देख रहे हैं? ए को। ए को देख रहे हैं, बी पे बैठ रहे। ठीक है, बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो जिस पे हम बैठ के दूसरे को देखते हैं ना, वो हमारे लिए ऑब्जर्वर हो गया। मतलब ये जो बाद में लिखा हुआ है ना, उसको हम ऑब्जर्वर कह सकते हैं, ऑब्जर्वर। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ए का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में, तो बी ऑब्जर्वर है। तो हम एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? तो देखो, रिलेटिव एक्सेलरेशन हम लिखेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन 5 माइनस ऑफ 10। ठीक है भाई, हमने आपसे बोला ना कि रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट सर किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करें? तो जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो ना, उसकी वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन आप सब्ट्रैक्ट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। समझे? अच्छा, अगर सर मैं ये ए पे बैठ के देखता, अगर मान लो कि यही काम मैं ए पे बैठ के करता, ए पे ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सर हमारा ए है, ये सर हमारा बी है, और यहाँ पर क्या करता, मैं ए पे बैठ के यही चीजें देख रहा होता, ए पे। तो अब हमारा ऑब्जर्वर कौन होता? ए होता। ठीक है, तो अब देखो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ ना, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अब ऑब्जर्वर है ए है, तो उसका एक्सेलरेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे हम? देखिए 10 माइनस ऑफ 5 लिख देंगे। समझ गए? आगे बढ़ सकता हूँ, अच्छी बातों पे आ सकता हूँ? कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो बोलो, शर्माओ नहीं बिल्कुल भी। और हाँ, अगर आपको कोचिंग टू कोचिंग अलग अलग जाके डेमो लेते रहना है तो फिर तो आपकी मर्जी है, बट अगर आपको ज्यादा नहीं घूमना है ये लॉकडाउन और पैंडेमिक में, है ना, इस विपदा में आपको ज्यादा नहीं घूमना है, तो आप यहीं से समझ लेंगे चीजों को सीरियसली। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि जो भी ऑब्जर्वर होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि भाई दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अब देख तू बा, अगर मोशन एक्सेलरेटेड है, फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, और वो भी कैसा एक्सेलरेटेड? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखते थे, है ना, देखो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आप इस बात को ऐसे समझिए, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये दूसरी बॉडी है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये बॉडी के पास भी कुछ वेलोसिटी है, इस बॉडी के पास भी कुछ वेलोसिटी है। ये मान लो इसकी वेलोसिटी u a है, इसकी वेलोसिटी u b है, इसका एक्सेलरेशन a है और इसका एक्सेलरेशन a b है, ऐसा मान लो। समझ रहे हो आप? बेटे हाँ ना बोलो। अब देखो बेटे, तुबा मेरी बात सुन रही है? तुबा हाँ ना बोल। सुन रही हूँ सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटे, अगर मान लो मैं सिर्फ एक एग्जांपल समझो, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर टाइम t। मान लो, अभी सिर्फ सुनना है, t टाइम के बाद। तो सर इस बॉडी की वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है t टाइम के बाद, तो मैं अगर ग्राउंड, अरे पानी नहीं बेचो, अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ, ग्राउंड के, तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा ना, वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय टाइम। भाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यही तो लिखोगे आप, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसका एक्सेलरेशन और इसका टाइम
इसकी वेलोसिटी विल गिव यू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो। सिमिलरली अगर मुझे b की वेलोसिटी कोई पूछ ले तो वेलोसिटी ऑफ b निकालेंगे तो u प्लस at, भाई ये फॉर्मूला होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको कहते हैं, ये ऐसे लगा सकते हैं। बट ये जो दोनों इक्वेशन मैंने यूज किया है, इसमें चाहे ये एक वेलोसिटी हो, ये वाली वेलोसिटी हो, ये एक्सेलरेशन हो, ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया है तुबा? कैन यू प्लीज टेल मी कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखा ना टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, ये सारी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मैंने किसके रेस्पेक्ट में लिखा है? बी के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? सर बी के रिस्पेक्ट में। नहीं बेटे, ये सब कुछ लिखा गया ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। भाई आपसे ये तो नहीं बोला मैंने कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कहीं पर। समझ रहे आप? नहीं समझी ना तुबा? भाई ये तो मैंने लिखा है ना कि वेलोसिटी ए की वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जी सर। समझ रहे हो, है ना? ऐसा तो नहीं लिखा ना मैंने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा नहीं लिखा। नहीं। इसका मतलब ये सब कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लगाया है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखा है। ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखा है। बट अगर मैं यही इक्वेशन चाहता हूं कि मैं बी पे बैठ जाऊं और उसके बाद इक्वेशन लगाऊं, मतलब मैं इस बॉडी ए को ऑब्जर्व करूं बट ग्राउंड पे बैठ के नहीं, बी पे बैठ के। फिर से मेरी बात सुनो रफीक, मैं इसी बॉडी ए को ऑब्जर्व करूं बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर बॉडी बी। समझ रहे हैं? तो अगर मैं इसी बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहता हूं बी पे बैठ के, तो अब जो वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी या जो एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं लिखना पड़ेगा, वो बी के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तुम्हें नहीं आई बात समझ? फिर से मेरी बात समझो कि अगर मान लो मैं बी पे बैठ गया हूं, अगर मान लो कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी बात कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो अब जो मैं वेलोसिटी लिखूंगा, मैं वेलोसिटी ऑफ ए लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, मैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। और टाइम टाइम है, टाइम हमेशा सबके लिए सेम होता है, याद रखिएगा। टाइम में फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखें या किसी बॉडी पे बैठ के लिखें। तो अब जो ये इक्वेशन लिखा जाएगा विथ वी ए बी, वो लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए ई प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इनटू टाइम, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये हमने रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है? अब ये सिर्फ बताया है मैंने, इसका मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन, अब काम की बात सुनना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं थी, अब जो बता रहा हूं वो सुनना है। इसका मतलब है कोई भी क्वेश्चन, मोशन का कोई भी क्वेश्चन, या तो हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं या किसी बॉडी, दूसरी बॉडी पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। रफीक भाई और तूबा जी ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मोशन का कोई भी क्वेश्चन या तो हम ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, या हम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी सॉल्व कर सकते हैं। ये दो काम हम कर सकते हैं, दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें दोनों से आंसर सेम मिलेगा। ठीक है? तो सर हमें किससे सॉल्व करना चाहिए? तो मैं बताता हूं। अगर आपको दो बॉडी गिवन हो, कम से कम दो या दो से ज्यादा, तो मेरा सजेशन है कि ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं क्वेश्चन लेके भी समझाऊंगा, बट पहले सुन लो कि इफ यू हैव मोर देन टू बॉडीज या टू बॉडीज, मतलब अगर आपके पास दो बॉडी या दो से ज्यादा बॉडीज हो, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी मैं सिखाऊंगा। मतलब आप इक्वेशंस ऐसे लिखेंगे, v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस ऑफ a रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय t, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है? इसी तरह से x रिलेटिव इज इक्वल, ये क्या मतलब है सर इस सब का, अभी बताऊंगा, घबरा मत, बस मेरी बात सुनो। अगर मैं किसी एक बॉडी पे बैठ के ये इक्वेशंस लगाऊंगा, तो ये इक्वेशंस में मैं बस क्या कर दूंगा, रिलेटिव यूज करूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है? इस बात का याद रखिए। ये इक्वेशंस हम लगाएंगे कब? जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग बॉडी। फिर से मेरी बात सुनिए कि अगर हम मोशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फॉर अ बॉडी, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। अगर किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये बात याद रखनी है कि उस केस में, ओहो,
उस केस में आपको ये बात याद रखनी है कि आपको ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं क्वेश्चन के फॉर्म से इसको सिखा रहा हूं, ध्यान से पहले सुनो। जैसे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें जहां नहीं समझ में आया पूछिएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये एक बॉडी है, मान लीजिए ये दूसरी बॉडी है। बच्चों मेरी बात सुनिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 400 मीटर है। मान लो ये पीछे वाली बॉडी ये पीछे वाली बॉडी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वाली बॉडी का वेलोसिटी है मान लो 10 मीटर पर सेकंड। रफीक, मुझे एक बात बताओ, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। मुझे एक बात बताओ, ये पीछे वाली बॉडी आगे वाले को ओवरटेक करेगी या नहीं करेगी? कौन सा ये 10 मीटर वाला? हाँ, मतलब पीछे वाली, मतलब ये जो बॉडी ए है, बॉडी ए, वो बॉडी बी को ओवरटेक करेगी या नहीं? करेगी सर, करेगी, 20 मीटर ऑब्वियसली बात। हाँ, उस पर बोलो सेकंड जी। करेगी सर, 20 मीटर पर सेकंड रहेगा। हाँ, करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि पीछे वाले का इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, उसका एक्सेलरेशन भी है, तो ये तो है ना, ये तो हमें जाहिर सी बात है कि इसको ओवरटेक करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी देर के बाद ओवरटेक करेगा, आफ्टर व्हाट टाइम ए विल ओवरटेक बी, मतलब ये जो ए है वो कितनी देर के बाद बी को ओवरटेक करेगा। समझ में ही बात? ए कितनी देर के बाद बी को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं आपको समझा रहा हूँ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। मान लो मैं बी पे बैठ जाऊं, रफीक जो जो मैं बोल रहा और जो जो पूछूंगा वो आपको बताना है। मान लो मैं बी पे बैठ गया, रफीक अगर मैं बी पे बैठ गया तो मेरे लिए बी चल रहा है या ए चल रहा है, बता सकते हो? ये दोनों चल रहे हैं। दोनों चल जी रहे हैं, सर, लेकिन बी पे बैठे हैं तो बी चल रहा है। नहीं, बात तो तूने सही करी, बट उल्टा बोल गया। अगर मैं, वैसे तो दोनों चल रहे हैं, कब? ग्राउंड पे बैठ के देखूं तो, है ना। नहीं, मेरी बात सुनो, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई, बस बात सुन लो। कि अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के देखूं तो मेरे लिए दोनों चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट अगर मैं बी पे बैठ गया तो अब मेरे लिए क्या होगा, बी नहीं चल रहा होगा, ए चल रहा होगा। मेरे लिए कौन चल रहा होगा? ए चल रहा होगा। देखो, हम जिस पे बैठ जाते हैं वो हमारे लिए नहीं चल रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस में हो, बस में अगर आप खड़े हैं तो आपके लिए दूसरा पैसेंजर भी जो बस में खड़ा होगा वो आपको रेस्ट में दिखाई देगा। बट अगर आप बाहर से खड़े होकर देखो, मतलब आप अगर रोड पे खड़े हो, तो आप रोड पे अगर खड़े हो तो आपके लिए बस चल रही है तो आप कहेंगे कि उसके अंदर का सारा पैसेंजर चल रहा है ना। बट अगर आप बस के अंदर खड़े हो गए तो आपके लिए दूसरा पैसेंजर रेस्ट में। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए बी नहीं चल रहा है। इसका मतलब जब भी ओवरटेक होगा, मतलब ए जब बी को ओवरटेक करेगा तो बी को तो ऐसा लगेगा कि ए मेरे पास चल के आया है, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मेरे लिए बी नहीं चल रहा है, और फिर भी ओवरटेक हुआ है, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे तो यही लगेगा कि बी, ए मेरे पास चल के आया है, मैं उसके पास चल के नहीं गया हूं। समझ रहे हैं आप? तब मेरी बात सुनिएगा, एक्स रिलेटिव मतलब ये ए कितना चल के आया होगा, बता सकते हो रफीक? मैं बी पे बैठा हूं तो मेरे लिए बी नहीं चल रहा, मेरे लिए ए चल रहा है, तो ये बता सकते हो कि ए मेरे लिए कितना चल के आया होगा? जितना टाइम में बी पहुंचा होगा। नहीं, टाइम नहीं बोल रहा हूँ, नहीं रफीक, टाइम नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं चुपचाप यहाँ बैठा हूँ और ये मुझसे आके मिलता है, तो ये कुछ दूरी चल के आया होगा ना, कितनी दूरी चल के आया ये? हजार मीटर चल के आया रफीक भाई, क्या हो गया? 1000 मीटर तो भाई ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1000। मैं कह रहा हूँ मैं अपने घर पे बैठा हूँ, ठीक है, और कोई बंदा मान लो कहीं से आया है,
तो वो मुझसे अगर मिलने आया है तो वो मेरे और उसके बीच में जो डिस्टेंस था उसी को कवर करके मुझ तक आया होगा ना। यस यस, 1000 मीटर है। 1000 मीटर आया, ठीक है, 1000 मीटर आया। टूबा जी, सॉरी सर, नेटवर्क चले गए थे। हाँ हाँ वो ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए, टूबा जल्दी सुनना, मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। ये एक बॉडी है ए और ये चल रहा है ये 20 मीटर पर सेकंड से बेटे, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दूसरी बॉडी है बी, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलरेशन नहीं लिया है मैंने, 0 लिया है। अच्छा तूबा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस इंस्टेंट पे अभी 1000 मीटर है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो मुझे एक बात बताओ तूबा, ये जो ए है ए, ये बी को ओवरटेक करेगा या नहीं करेगा? विल इट ओवरटेक बी और नॉट? सर करेगा। करेगा। यस कितने सर। टाइम के बाद करेगा ना, कितने टाइम के बाद करेगा यही निकालना है। आफ्टर व्हाट टाइम ए विल ओवरटेक बी। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ तूबा, रिलेटिव मोशन का। और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए मैंने क्या किया, देखो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाने का मतलब ये होता है कि आप किसी एक पे बैठ जाओ। इमेजिन करो कि किसी एक को बैठ जाने का मतलब, किसी एक को आप ऑब्जर्वर बना लो, ऑब्जर्वर। तो मैंने ये अज्यूम करा है कि मैं किस पे बैठ गया हूं, मतलब किसको ऑब्जर्वर बनाया है मैंने, बी को। मैंने बी को ऑब्जर्वर बना दिया, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। समझ आ रही है बात? तो बेटे हम जिसको ऑब्जर्वर बना देंगे, मतलब मान लो हम जिस पे बैठ गए, हम बी पे बैठ गए, तो मेरे लिए बी तूबा, मैं जिस पे बैठ गया वो मेरे लिए चल रहा होगा या वो मेरे लिए रुका हुआ होगा? सर वो मेरे लिए रुका हुआ होगा। ऑब्वियसली। तो अगर मान लो ए ने बी को अगर ओवरटेक किया तो बी को तो ऐसा लगेगा कि मैं तो चला ही नहीं हूं। इसका जी। मतलब मेरे पास ए चल के आया है। तो ए मेरे पास आने के लिए कितना चल के आया होगा? तो देना जितना हम दोनों के बीच की दूरी है, दैट इज 1000 मीटर। समझ में आई बात? तो जी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1000 मीटर। 1000 अच्छा मीटर। रिलेटिव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मैं बी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं। अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के देखता तो दोनों चल रहे हैं, बट अगर मैं बी पे बैठ के देख रहा हूं तो मेरे लिए सिर्फ बी चल रहा है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। इसी तरह से बेटे अगर मैं अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए भी किसके रेस्पेक्ट में लिखूंगा? मैं बी के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या लिखूंगा? 20 माइनस 10। ये मेरा रिलेटिव वेलोसिटी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। हाँ ना बोलो बेटे, जी सर। ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी है। इसी तरह से रिलेटिव एक्सेलरेशन में क्या लिखूंगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए अगेन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए लिख रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यही लिखूंगा, acceleration of a minus of b which is 1 minus of 0 is equal to 1 meter per second square। अब मुझे तूबा और रफीक दोनों ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? बाकी तो मैं सॉल्व कर दूंगा। यस सर, मुझे क्लियर है। रफीक भाई देखो, शर्मा के मत बोलना, पक्का क्लियर है रफीक? यस जी सर, क्लियर है सर, फरमा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं बेटे, x रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई t प्लस ऑफ हाफ इंटू a रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। अब ध्यान से देखिएगा, x रिलेटिव मतलब 1000, u रिलेटिव मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम प्लस ऑफ हाफ इनटू एक्सेलरेशन रिलेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। तो बाकी तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, बाकी तो मैथमेटिक्स है ना, सिंप्लीफिकेशन करना है या सॉल्व करना है, तो वो तो मैथमेटिक्स है। फिजिक्स ये थी। अब देखो मैं अभी सॉल्व करूंगा, बट उससे पहले एक बात बताओ। अब मुझे एक बात बताओ कि जब मैं एक बॉडी पे बैठ के देखता हूं तो मेरे लिए बहुत आसान है लिखना कि सिर्फ दूसरी बॉडी मेरे लिए चल रही होगी और जिस पे मैं बैठ गया वो मेरे लिए रेस्ट में होगा। ठीक है, मुझे एक बात बता सकते हो आप लोग प्लीज, अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? सोचो अगर मैं यही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करता, ग्राउंड पे बैठ के, तो मेरे लिए दोनों बॉडी चल रही होती या नहीं? यस सर, चल रही होती। चल रही होती। तो दोनों का कुछ डिस्टेंस कवर होता और दोनों के लिए हमें पहले डिस्टेंस अलग अलग निकालना पड़ता है, फिर जाके सॉल्व करते। और यहाँ जी। पर अगर हम किसी एक पे बैठ गए तो सिर्फ एक के लिए बात कर दी हमने। हमने सिंपली एक के लिए कह दिया कि भाई एक जिस पे हम बैठ गए वो मेरे लिए रेस्ट में, सिर्फ दूसरा चल रहा है, तो इसलिए मुझे एक ही के डिस्टेंस से काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा
एफर्ट लगेगा, थोड़ी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। और जब मैं यही क्वेश्चन किसी एक बॉडी पे बैठ के सॉल्व करता हूँ तो यही क्वेश्चन मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। समझ आई बात? इसीलिए हमेशा याद रखो कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा बॉडी अगर जब भी होगा तो आप जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे वो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व नहीं करोगे। आई बात समझ में? ऑल्दो वो क्वेश्चन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व हो सकता है, बट मेरा सजेशन है कि यू विल नॉट सॉल्व इट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटे मैं ये कह सकता हूँ ये 1000 है, यहाँ पर ये 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये 10 और मल्टीप्लाई ये एलसीएम आ जाएगा 2 तो इस 20t प्लस ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस ऑफ 20t इज इक्वल टू 2000। ठीक है, इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टी स्क्वायर प्लस ऑफ 20t माइनस ऑफ 2000 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। अब देखो मैं आपको बताता चलूं, 10वीं कक्षा क्लास 10 इसमें बताया जाता था रूट अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और एक रूट आता था जिसको हम कहते थे बीटा माइनस ऑफ बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये 2 रूट्स होते हैं अगर आपको याद हो तो। इसी तरह से टाइम के लिए हम लिखेंगे क्या, माइनस बी, ये है माइनस, तो माइनस ऑफ 20 प्लस ऑफ अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए मतलब जो टी के साथ लगा हुआ है वो 1। ठीक है, तो इसलिए 1 लिख दिया इंटू सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू माइनस ऑफ 2000 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये सॉल्व कर लोगे तो आपको टाइम निकल आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा रूट अगर हम लिखें इस फॉर्मूले के अनुसार तो -20 माइनस ऑफ ये लिखेंगे हम 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 2000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, रफीक और तू दोनों बताओ मुझे, यहाँ तक कोई कष्ट है, कोई डाउट है तो ईमानदारी से पूछो। नहीं नहीं रफीक उद्दीन, जी सर। नहीं सर। अब देखिए ये जो आप टाइम निकालेंगे ना, दोनों टाइम पॉजिटिव आए ये जरूरी नहीं है। ये जो सॉल्व वॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, जैसे ये वाला देखोगे ना, ये वाला T2 ये अगर आप निकालोगे ना तो ये निगेटिव आएगा, निगेटिव, और ये वाला जो टाइम आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एक बात याद रखना, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कैन नेवर बिकम निगेटिव, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम निगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू लेनी है, टाइम की पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब है पूरे तामझाम का मतलब ये है कि ये जो भी सॉल्व करके आएगा ना, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? मैं वापस जा रहा हूँ आपको, ये मैं वापस स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसको पहले अच्छे से समझो क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बेस्ड होंगे, और जो मैं कल इस पे क्वेश्चन कराऊंगा वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको आज वाली बात समझ में आ गई है तो इसको पढ़ के रखिएगा, कल इसी पे क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से देखो, और जो नहीं समझ में आए वो ईमानदारी से बताओ। तूबा एंड रफीक बोथ। इंशाल्लाह। कौन है भैया? तो इसमें दोनों यहाँ बताइए, तक क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, और रफीक आप भी यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि कल जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो इसी पे बेस्ड होंगे। जी सर। कर लिया आप नोट? अब इसको कल की क्लास के लिए याद रखिएगा, ठीक है? अब इसी तरह के क्वेश्चंस हम कल डिस्कशन करेंगे, उसमें कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कल के। ठीक है, तो आज इतना ही, कल बात करते हैं। सर ये न्यू बेंच जैसे गया सर, जी सर। कब ये ज्वाइन हुआ है सर? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है रफीक, फिर से। हेलो, हाँ जी रफीक बताइए। ये बेंच कब स्टार्ट हुआ सर? ये लास्ट वीक। इसमें भी ज्यादा एक मिनट तो मैं वापस आ रहा हूँ वहाँ पे।
तो ये देखो, ये जो अभी स्टार्ट करा है ना लास्ट वीक, उसमें बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। अभी सिर्फ हमने डिस्कशन किया इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले जो था उस पे क्वेश्चंस कराए गए हैं और कुछ बेसिक पॉइंट्स पे डिस्कशन किया गया। तो ये अभी पहला ही और चैप्टर चल रहा ये है जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है। ये पहला ही चैप्टर है बेटे, ठीक है सर? ओके, हाँ तू आप कुछ कह रही थी। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? ये तो आपको वो बताएंगे कौन, आपने किसी से बात की होगी ना? जी तो सर मैम से की थी। हाँ तो मैम बताएंगी, मैम से ओके। बात कर लीजिएगा, ठीक है? और रफीक आप भी मैम से बात कर लीजिएगा कि क्लास कब से स्टार्ट हुई है, क्या है जो भी। वैसे तो ये 1 वीक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक है? चलिए कल बात करते हैं। ठीक है।